हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। उम्मीद सीरीज के पहले लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगने वाले टार्क के बारे में बता दी है। इससे जुड़े सीयूटी के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स भी हमने कर लिए हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गॉस का नियम और इसके एप्लीकेशन। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में इस टॉपिक से आ चुके हैं और इस टॉपिक से प्रश्नों के आने का ट्रेंड क्या रहा है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगा, आपके सीयूटी एग्जाम्स में कितने क्वेश्चंस कंट्रीब्यूट करेगा, ये वाला टॉपिक। तो आपको बताएं, आपके सीयूटी एग्जाम्स में इस टॉपिक से लगभग 1 से 2 सवाल देखने को मिल जाएंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 5 से 7 नंबर का वेटेज है आपके इस टॉपिक का। ठीक है, तो इससे आप हर टॉपिक को एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से अपने सीयूटी में 1 से 2 क्वेश्चन को सिक्योर कर पाएं, सही कर पाएं और साथ ही आप अपने बोर्ड एग्जाम में भी 5 से 7 नंबर श्योर कर पाएं। ठीक है, चलिए तो अभी मैं अगर आपको स्टार्ट कराऊं और बताएं कि आज की क्लास का हमारा गोल क्या होने वाला है, टुडेज गोल क्या है। बिफोर स्टार्टिंग द होल टॉपिक हम ये डिसाइड करेंगे आज की क्लास का हमारा गोल क्या है। तो बेटा मैं आपको आज की क्लास में सबसे पहले बताऊंगा अबाउट द एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश। तो आज की क्लास का हमारा पहला टॉपिक होगा क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश के बाद दूसरा टॉपिक मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्षेत्रफल सदिश के बाद आपका दूसरा टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसे कहा जाएगा विद्युत फ्लक्स। ठीक है बेटा, इसके अलावा बेटा टॉपिक नंबर 3 है जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं गॉस लॉ। गॉस लॉ नेक्स्ट आपका एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, गॉस के नियम के अनुप्रयोग। और नेक्स्ट होगा आपका अनुप्रयोग में आपके ही 3 ब्रांचेस बनेंगे। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट वायर, एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के तार के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा, ये गॉस के नियम का पहला एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन होगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट शीट। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट शीट, एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार के चालक के समीप वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। अब देखो, एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार का चालक प्लेट है। तो अब ये प्लेट है बाबू, बस केवल प्लेट है, एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार का प्लेट। तो ये प्लेट तुम्हारा कैसा हो सकता है? तो इस प्लेट के 2 ब्रांचेस हो सकते हैं। हो सकता है कि यह कंडक्टिंग प्लेट रहे, माने यह चालक प्लेट हो सकता है, या हो सकता है यह इंसुलेटिंग प्लेट रहे, मतलब यह तुम्हारा कैसा हो सकता है? अचालक प्लेट हो सकता है। तो बाबू ये प्लेट आपका या तो चालक प्लेट हो सकता है और या ही अचालक प्लेट हो सकता है। इसके अलावा अगला ब्रांच है जिसमें हम पढ़ेंगे तीसरा एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। तो अगले में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है बाबू, तो अब बताओ, एक समान रूप से आवेशित गोला है तो गोले का 2 ब्रांच है सर, या तो यह गोला कंडक्टिंग हो सकता है चालक, या तो यह गोला कैसा होगा बेटा? इंसुलेटिंग होगा अचालक। मतलब ये गोला बेटा या तो तुम्हारा कंडक्टिंग हो सकता है मतलब चालक हो सकता है, या तो इंसुलेटिंग हो सकता है मतलब अचालक हो सकता है। अगर गोला चालक है तो इसके फिर से 2 ब्रांचेज हैं कि ये गोला या तो ठोस हो सकता है, सॉलिड हो सकता है,
या तो हॉलो हो सकता है भाई साहब, खोखला हो सकता है। सिमिलरली अगर इंसुलेटिंग है तो यहाँ के भी दो ब्रांचेज हैं कि या तो बेटा ये सॉलिड हो सकता है या तो कैसा बन जाएगा बेटा, या तो इंसुलेटिंग बन जाएगा। तो मैंने आपको ओवरऑल बताया कि आज के टॉपिक का जो हमारा गोल है वो बस इतना ही है, क्या कि हम पढ़ेंगे अबाउट द एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर के साथ हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद गास लॉ पढ़ेंगे। गास लॉ के एप्लीकेशन में 3 टॉपिक हैं। क्या? एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र। दूसरा, एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार के प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र। अब यह प्लेट चालक भी हो सकता है और यह प्लेट अचालक भी हो सकता है। तीसरा तुम्हारा क्या था बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र। इसके फर्दर ब्रांचेस हैं कि आपका गोला चालक हो सकता है या अचालक हो सकता है, खोखला हो सकता है या ठोस हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके अलग अलग केसेस हैं, ये सारा हम पढ़ने वाले हैं। और इसी के साथ हम करेंगे इस टॉपिक पर आए हुए CUET के PYQ जो पिछले वर्षों में आपके CUET एग्जाम्स में आ चुके हैं। इस टॉपिक पर उन सभी प्रश्नों को हम डील करने वाले हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास मेरे सारे वॉरियर्स ये गोल डिसाइड कर लें कि आज हमें इतना टॉपिक पढ़ना है। मतलब ये क्लास चूजों के लिए नहीं है जो 10-5 मिनट देख करके बस वाई चिल करना चाहते हैं। आप लेक्चर स्टार्ट करने के पहले ये डिसाइड कर लें कि हमें इतने टॉपिक आज सिक्योर करने हैं अपने CUET एग्जाम्स में, एक सवाल फिक्स करने के लिए, अपने बोर्ड एग्जाम में अपने 5 से 7 मार्क्स को सिक्योर करने के लिए। ये एक प्रण लेकर के आप बैठे कि हमें आज इतना काम करना ही करना है। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन टॉपिक का डिस्कशन। तो हमारा पहला टॉपिक क्या था बेटा, जिसमें मैंने आपको बताया था एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश, है ना। तो देखो जनरली मैं आपको बताऊं कि जो क्षेत्रफल होता है वह एक अदिश राशि होती है ना। लेकिन क्षेत्रफल से एक वेक्टर क्वांटिटी को रिलेट किया गया है, एसोसिएट किया गया है। तुमको पता है कि क्षेत्रफल मतलब एरिया, एरिया इजंट अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन एरिया से रिलेटेड एक वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करी गई है। कैसे डिफाइन करी गई है? तो बोले हैं कि एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर एसोसिएटेड विथ सरफेस। एरिया वेक्टर किसी सरफेस से जुड़ा हुआ एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया। मतलब अगर एरिया वेक्टर वेक्टर ए है तो बाबू जो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, मतलब जो इसका परिमाण होगा, ये किसके बराबर होगा? सरफेस एरिया के। एंड डायरेक्शन इज आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन, और जो इसका डायरेक्शन होगा यह प्लेन पर बाहर की ओर परपेंडिकुलर होगा। मैं आपको बताऊं ये जो डेफिनेशंस हैं ये आपके अपने वर्ड्स हैं, बुकिस नहीं हैं। तो मैं आपसे आशा करूंगा कि आप इन डेफिनेशन को खुद से कॉपी पर नोट करें, रिलेट करें, समझे, एग्जाम में ऐसे डेफिनेशंस को अपने ओन वर्ड्स में लिख करके आए जिससे एग्जामिनर आपको मार्क्स देने पर विवश हो जाए, बड़ा अच्छा लगे भाई साहब क्या लिख दिया है बच्चे ने, है ना। तो मैंने कहा कि एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर, एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है एसोसिएटेड विद सरफेस। एरिया वेक्टर किसी सरफेस से एसोसिएटेड एक वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड सरफेस एरिया के बराबर होगा और जिसका डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन होगा, यानी कि जिसकी दिशा प्लेन पर बाहर की ओर लंबवत होने वाली है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो आपके पास यह एक सरफेस एरिया है, तो इसका एरिया ए है, तो इससे जुड़ा एक एरिया वेक्टर होगा। एरिया वेक्टर की दिशा कहां होगी? प्लेन पर बाहर की ओर परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर की दिशा तुमको मिली बेटा प्लेन पर बाहर की ओर परपेंडिकुलर, ये हो गया तुम्हारा एरिया वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड बराबर होगा एरिया ऑफ द प्लेन और डायरेक्शन होगा आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन। सिमिलरली अगर आपके पास ये कोई प्लेन है तो इसका एरिया वेक्टर प्लेन पर बाहर की ओर परपेंडिकुलर होगा और इसका मैग्नीट्यूड इस प्लेन के एरिया के बराबर होगा। इतनी सी बात थी जो हमें डिस्कस करनी थी, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके अलावा अगर मैं तुम्हें कुछ और नई चीजें दिखाऊं बेटा, कुछ नई चीजें, तो तुम कहोगे सर कुछ इस टाइप का एक स्फीयर है,
इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, इसका एरिया होता है 4πr², और एरिया वेक्टर इस पर आउटवर्ड नॉर्मल होगा, यानी एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, किस पर, स्फेयर पर, यानी एरिया वेक्टर हमेशा स्फेयर के सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली अगर आपके पास ऐसे कोई सिलेंड्रिकल टर्म है बाबू, तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा इस पर, इसका वेक्टर बाबू परपेंडिकुलर होगा, ये स्फेरिकल है तो इस पर परपेंडिकुलर होगा तुम्हारा इसका एरिया वेक्टर, यानी एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड एरिया के बराबर और इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा प्लेन के ऊपर। ठीक है बेटा। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा वो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो इसको डिफाइन करते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एनी सरफेस इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है विद्युत क्षेत्र का किसी सतह के अनुदिश पृष्ठीय समाकलन, विद्युत क्षेत्र का किसी सतह के अनुदिश पृष्ठीय समाकलन क्या कहलाएगा, विद्युत फ्लक्स। इसको डिफाइन करने का एक और रास्ता है क्या, कि मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं के संख्या को क्या कहा जाएगा, वैद्युत फ्लक्स। मतलब अगर मेरे पास ऐसे कोई प्लेन है, ऐसे कोई प्लेन है और इस प्लेन से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर गुजर रही हैं, इन्हीं फील्ड लाइन की संख्या को हम क्या कह देंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर फ्रॉम अ सरफेस, किसी सरफेस से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होगी उसे क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है बेटा। अब एक बात सुनना बाबू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या बताया है हमने, तो कहे सर जी सरफेस इंटीग्रल किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो सरफेस इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के अलोंग इंटीग्रल। अब बता बेटा ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस को तुम आगे क्या कहते हो, सर याद करो बेटा, ए डॉट बी को हम क्या बोलते हैं, ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा। तो जो ई डॉट डी एस है इसको क्या लिखेंगे, ई डी एस कॉस थीटा। अगर डी एस का इंटीग्रेशन यस हो जाए तो क्या लिखोगे तुम इसको, ई डी एस का एस, तो इसको ए लिख दो और इंटू कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा को तुम आगे चलकर क्या लिख पाओगे, फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। इस वाले सवाल फार्मूले पर भी अक्सर सवाल आते रहते हैं, तो आप प्रयास करिएगा कि ये भी फार्मूला आपको याद रहे। तो पहला फार्मूला इंटीग्रल ई डॉट डी एस, दूसरा फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए। इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं कि अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो ई ए कॉस 0, कॉस 0 मतलब 1, यानी फाई की वैल्यू तुम्हारी कितनी होगी, ई ए। थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, जब एरिया नॉर्मल होगा फील्ड के। समझना बेटा, ये तुम्हारा एरिया है और मान लीजिए एरिया जो है बेटा वो तुम्हारा फील्ड के कैसा है, परपेंडिकुलर। तो थीटा होता क्या है, थीटा सर एंगल होता है किसके किसके बीच में, सर थीटा एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। तो बताओ अगर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा। तब बोल बेटा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो मैं कह दूंगा इस केस में थीटा 0 तो फाई के वैल्यू ई ए। अच्छा अगर मान लो एरिया वेक्टर, इसको मैं अलग से समझा दूं बेटा, समझ में आएगा बेटा, समझना। अगर मैं कह रहा हूं कि ये तुम्हारे पास ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या है बच्चा, ये तुम्हारा एरिया वेक्टर है, कुछ ऐसे। बाबू समझना ध्यान से, मैं बताऊंगा ये तुम्हारे पास बेटा कोई एरिया वेक्टर है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा बेटा कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अगर मैं यहां से ड्रा करूं एरिया वेक्टर, इसमें क्या हुआ कि एरिया जो है परपेंडिकुलर है किस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड पर। तो एरिया वेक्टर तुम्हारा ऐसे होगा, तो यहां पर थीटा कितना हो गया बच्चा, 0 हो गया। तो फाई की वैल्यू कितनी बन जाएगी, फाई बन जाएगी ई इंटू ए। बात नंबर 1।
दूसरी बात मुझे बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और तुम्हारा एरिया वेक्टर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ही हो जाए, एरिया भी तुम्हारा ऐसे हो जाए, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया ऐसे, तो बताओ एरिया वेक्टर कैसे होगा, इस पर परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो गया, 0। तो कोई लाइन यहां से पास कर पाएगी नहीं, तो फ्लक्स कितना बनेगा बेटा, ई ए कास 90, और कास 90 मतलब 0, तो फ्लक्स तुम्हें कितना मिल जाएगा बाबू, ई ए इंटू 0, यानी फ्लक्स बनेगा 0। थर्ड केस बताइए, थर्ड केस क्या है बाबू, कि अगर ऐसा हो जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा ऐसे हो जाए बाबू और एरिया वेक्टर तुम्हारा इसके अपोजिट हो जाए, मतलब एरिया वेक्टर इससे कितना एंगल बनाए बेटा, एरिया वेक्टर इससे एंगल बना रहा है 180 डिग्री का। ये तुम्हारा बेटा एरिया वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है 180 डिग्री। तो मुझे बताओ इस केस में फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स होगा ई ए कास 180, तो ये होगा -1, तो इस केस में तुम्हारा फ्लक्स कितना बन जाएगा, तो बेटा इस केस में तुम्हारा फ्लक्स क्या बन जाएगा, -EA। तो ये कुछ बातें हैं। तो फ्लक्स से जुड़ी हुई कितनी बातें मैंने आपको बताई, तो फ्लक्स से जुड़ा हुआ आपको मैंने पहला फार्मूला बताया कि फ्लक्स होता है इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस को तुम ई डॉट डी ए भी कह सकते हो, डिपेंडिंग तुम्हें क्या लिखने में मज़ा आ रहा है, तो इसको तुम ई डॉट डी एस भी कह सकते हो। दूसरा फार्मूला क्या था बेटा, कि फ्लक्स को तुमने लिखा था ई ए कास थीटा, और कास थीटा में थीटा क्या है, थीटा मतलब एंगल है किसके बीच का, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का। अच्छा, इसके बाद थर्ड तुमने क्या लिखा था, थर्ड लिखा था फाई इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो ये तुम्हारे पास 3 फार्मूले बने इस चैप्टर, इस टर्म को लेकर के। ठीक है बेटा, इसके बाद सुन जाओ, अगर मैं तुमको आगे बताऊं तो नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा और इसका डायमेंशन क्या होगा। तो तुम बताओगे फाई इक्वल्स टू क्या होता है, ई डॉट ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम, और एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो इसको हम कहेंगे क्या, न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, और न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर को हम और क्या कहेंगे, वोल्ट मीटर भी कहेंगे। इसी का नाम तुम्हारा वोल्ट मीटर भी है। ठीक है, कैसे पढ़ा वोल्ट मीटर, तो ऐसे कहेंगे न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलाम। न्यूटन मीटर को कहते हैं जूल, तो जूल प्रति कूलाम इंटू मीटर, जूल प्रति कूलाम को कहते हैं वोल्ट, तो इसका मात्रक ओवरऑल क्या बन जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है भाई, इसका डायमेंशन देखिए, तो न्यूटन का डायमेंशन होता है mlt-2, कूलाम का डायमेंशन होता है 80, और मीटर स्क्वायर का डायमेंशन तुम्हारा क्या होगा, एल स्क्वायर। तो ओवरऑल डायमेंशन क्या होगा कि यम एल का पावर 2 और 1 3 होगा, तो यम एल का पावर 3, टी का पावर तुम्हारा कितना बनेगा बेटा, टी का पावर बनेगा -3। देखो -2 ऊपर है, -1 नीचे है, तो टी का पावर तुम्हारा कितना बनेगा बाबू, टी का पावर बन जाएगा आपका -3 और ए का पावर -1। तो ये हो गया ओवरऑल इसका डायमेंशन। ठीक है बेटा, चलो इतनी बात समझ में आई बच्चा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ, तो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताऊंगा गॉस लॉ। गॉस का नियम क्या है, तो ये अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 नंबर में पूछ लेता है, सीयूटी एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछता, इस पर सवाल बनते हैं। ठीक है, तो गॉस लॉ क्या है बाबू, गॉस लॉ कह रहा है कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी गॉसियन सरफेस। अब तुम्हारे लिए एक और समस्या आई, सर ये गॉसियन सरफेस क्या है, तो बाबू गॉसियन सरफेस का मतलब है कोई भी ऐसा सरफेस जो किसी चार्ज को कंप्लीटली ढक ले, कोई ऐसा सरफेस जो किसी चार्ज को कंप्लीटली ढक ले और जिसकी बाउंड्रीज फाइनाइट हो, मतलब फाइनाइट बाउंड्रीज वाला कोई ऐसा सरफेस जो किसी चार्ज को कंप्लीटली इनक्लोज कर ले, तो उसे क्या कहा जाएगा, गॉसियन सरफेस। ठीक है बेटा, तो जैसे मैं आपको दिखाऊं कि मान लो बेटा आपके पास क्या हुआ कि कुछ ऐसा चार्ज है, तो इस चार्ज को पूरी तरह से ढकने के लिए तुमको कैसा सरफेस चाहिए, सर
एक चार्ज को पूरी तरह से ढकने के लिए मुझे स्फेरिकल सरफेस चाहिए। तो ये क्या है, गासियन सरफेस। गासियन सरफेस की कंडीशन क्या है कि चार्ज को पूरी तरह से इनक्लोज कर ले। बात नंबर 2 कि इसकी परिसीमाएं, इसकी बाउंड्रीज क्या रहे, फिक्स रहें। फिर से अलग बात, चार्ज को पूरी तरह से ढक ले। दूसरी बात, इसकी बाउंड्रीज, इसकी परिसीमाएं क्या रहे बाबू, फिक्स रहें, इसकी बाउंड्रीज निश्चित रहें। ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं तुमको ऐसे दिखाऊं, मान लो बेटा कोई ऐसे वायर है और इस पर तुमने यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, एक समान रूप से आवेश को फैला रखा है। अब किसी ने आपसे कहा भाई साहब इसका गासियन सरफेस कैसे होगा, कोई ऐसा सरफेस बताओ जो इसको पूरी तरह से ढक ले। तो इसको ढकने के लिए तुम्हें कैसा शेप चाहिए, इसको ढकने के लिए सर मुझे सिलेंड्रिकल शेप चाहिए। इसको ढकने के लिए मुझे कैसा शेप चाहिए बेटा, इसको ढकने के लिए मुझे सिलेंड्रिकल शेप चाहिए, कुछ इस टाइप का शेप। ठीक है बेटा। इसके अलावा अगर मान लो तुमने कहा कि सर मेरे पास कुछ इस टाइप का ऐसे एक बड़ी सी सीट है और इस सीट को यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया गया बेटा, ठीक है ना। आपके पास बच्चा एक बड़ी सी सीट है और इस सीट को आपने क्या करा है, यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया है। चलो भाई कर दिया है चार्ज बेटा, देख बाबू ऐसे कहा कि अब मुझे इस सीट के कुछ एरिया को कवर करना है, इस सीट के कुछ रीजन को ढकना है। कैसे ढकोगे बेटा इसके कुछ रीजन को, बड़ा आसान है बेटा। ढकने के लिए कौन सा सरफेस लिया जाए, सर अब की बार भी सिलेंड्रिकल सरफेस ही लिया जाएगा, बशर्ते अगर आगे से ढक लोगे तो पीछे खुला रहेगा, पीछे से ढक लोगे तो आगे खुला रहेगा। तो ऐसा कर लो कि एक ऐसा सिलेंड्रिकल फेस ले लो जो इसके आगे भी चला जाए बेटा और ये इसके पीछे भी चला जाए। मतलब शेप कुछ ऐसा रहे बाबू ना, मतलब जो इस फेस के आगे भी रहे, फ्रंट साइड भी रहे और इस शेप के पीछे भी रहे, बैक साइड भी रहे। लेकिन गासियन सरफेस तुम्हारा कैसा होगा, फाइनाइट होगा और चार्ज को पूरी तरह से ढकने वाला होना चाहिए। तो ऐसे सरफेस को क्या कहेंगे, गासियन सरफेस। बेटा मेरा गासला कह रहा है कि किसी बंद गासियन सरफेस से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स घिरे आवेश का 1/ε0 गुना होता है। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी गासियन सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाई इट। यानी किसी गासियन पृष्ठ से, बेटा मेरे साथ बोलकर आज यही याद कर लो, पढ़ने के बाद रिवाइज करने की जरूरत नहीं भाई साहब, यही डेफिनेशन याद कराऊंगा। क्या कि किसी बंद गासियन पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स गासियन पृष्ठ से घिरे आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बोल बच्चा, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी गासियन सरफेस is 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाई इट। इतनी बात मेरे बच्चों को क्लियर है। तो मैंने कहा कि जो फाई होगा वो क्यू का इनक्लोज चार्ज का कितना होगा, 1/ε0 गुना। मतलब अगर ये गासियन सरफेस है, इसके अंदर चार्ज क्यू, तो मैं कहूंगा कि इसके चारों ओर यूनिफॉर्मली क्या होगा बेटा, सर इसके चारों ओर यूनिफॉर्मली फ्लक्स जा रहा होगा। अब किसी ने कहा बेटा कितना फ्लक्स जाएगा, तो जो इमर्जिंग फ्लक्स है, जो जाने वाला फ्लक्स है, इसकी वैल्यू होगी बेटा कितना, इनक्लोज चार्ज का 1/ε0 गुना। पहली बात, चार्ज कहां रखा है हमें इससे मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, चार्ज कितना रखा है। इसके भीतर चार्ज यहां रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, कहीं भी रख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब बताओ, फ्लक्स को तुम E.ds भी कहते हो, तो फाई इक्वल्स टू E.ds होगा और E.ds को तुम किसके बराबर कह दोगे बाबू, Q/ε0 के बराबर कह दोगे। पक्की बात है। तो मैक्सिमम सवाल जो फ्लक्स पर बेस्ड होते हैं गास लॉ के एप्लीकेशन को लेकर के, तो वो फ्लक्स पर बेस्ड सवाल इसी वाले फार्मूले से Q इनक्लोज्ड बाई ε0 से ही सॉल्व हो जाते हैं। इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं जिनको मैंने बना रखे हैं आपके लिए, तो आप एक लाइन से सारे केसेस को देख लीजिए, फिर मैं कुछ आगे बता रहा हूं, ठीक है ना। हो सकता है आपको ये कुछ पार्ट देखने में समस्या हो रही हो, तो मैं इसको लिख दूंगा अलग से ही ना, अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। अच्छा समझना, पहला क्या है बाबू, पहला तुम्हारे पास कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा
आपके पास कुछ इस शेप का बेटा सिलेंडर है, ऐसे कुछ सिलेंडर है, और कहा है बाबू कि अगर सिलेंडर में ऐसा करा जाए बाबू कि सिलेंडर के ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आया, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा क्या हुआ बेटा, निकल गया। तो बताओ जितना फील्ड आया उतना फील्ड निकल गया, तो नेट फ्लक्स कितना होगा, 0, क्योंकि इसके अंदर चार्ज ही नहीं है। तो मैं कहूँगा फाई नेट तुम्हारा क्या होगा, 0। क्यों, जितना अंदर आया है उतना बाहर निकल गया है। और वैसे बताओ इस सिलेंडर के अंदर कोई चार्ज रखा है तुमने, नहीं। अगर चार्ज नहीं रखा है तो तुम्हारा फ्लक्स क्या होगा बच्चा, 0 होगा। सिमिलरली मैं बताऊं, अगर आपके पास कुछ इस टाइप का ऐसे कटोरा है, और इस कटोरे में बेटा फील्ड लाइन कुछ ऐसे आ रही हैं, ऐसे, तो बोल बेटा क्या इस कटोरे के अंदर कोई चार्ज है बेटा, इस कटोरे के अंदर कोई चार्ज है, नहीं। अगर कोई चार्ज नहीं है तो मैं कहूँगा Q इनक्लोज 0, और अगर Q इनक्लोज 0 बेटा तो फाई तुम्हारा कितना होगा बच्चा, 0 होगा। बात नंबर 3, क्यूब में देख लो, अगर तुम्हारे पास बच्चा कुछ इस टाइप का एक ठो क्यूब है, ऐसे कुछ इस टाइप का बेटा क्यूब है, क्यूब के अंदर कोई चार्ज नहीं है, और यहाँ पर ऐसे फील्ड लाइन आई और फील्ड लाइन निकल गई, तो बोल बेटा जितना फील्ड लाइन प्रवेश कर रहा है उतना फील्ड लाइन निकल रहा है। तो मुझे बताओ यहाँ का बेटा नेट फ्लक्स कितना होगा, सर नेट फ्लक्स तो 0 होगा। क्यों, क्योंकि जितना फील्ड लाइन प्रवेश कर रहा है उतना ही फील्ड लाइन तुम्हारा क्या हो रहा है बच्चा, बाहर जा रहा है। ठीक है बेटा, चलो इसके अलावा ये कुछ फॉर्मेट्स हैं, मैं इनको सिखा दे रहा हूँ बना बना करके आपको, एक एक करके, अच्छा मजा आ जाएगा। ठीक है, अब समझ रहा, इसमें तुम्हारा क्या हुआ बेटा, इसमें आपको कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास कोई ऐसे अर्धगोला है, और अर्धगोले के सेंटर पर तुम्हारा कितना चार्ज है बेटा, Q चार्ज है। तो ऐसे सुनो, अर्धगोला है, चार्ज Q है, तो ये फ्लक्स, कुछ फ्लक्स ऊपर जाएगा, कुछ फ्लक्स नीचे आएगा, तो Q चार्ज से कुल कितना फ्लक्स जाता, सर Q बटा एप्सिलॉन नॉट, तो आधा जाएगा ऊपर आधा जाएगा नीचे, तो फ्लक्स कितना जाएगा गोले से, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स तुम्हारा कितना होगा बेटा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों, आधा फ्लक्स ऊपर जा रहा है, आधा फ्लक्स नीचे आ रहा है। सिमिलरली बेटा अगर मैं तुम्हें दिखाऊं कि ऐसे कोई आधा गोला है, सेंटर पर तुमने Q चार्ज रख दिया, तो सेंटर पर Q चार्ज रखोगे तो भी वही ऑप्शन होगा, क्या कि कुल कितना फ्लक्स जाएगा, सर सेंटर पर तुमने चार्ज रखा है तो फ्लक्स तुम्हारा Q/2 एप्सिलॉन नॉट ही ओवरऑल जाने वाला है। ठीक है, इसके अलावा कुछ केसेस हैं, मैं इनको बनाकर तुम्हें बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा, फील आएगा सवाल का बेटा। वो सुनना कि अगर तुम्हारे पास बच्चा कुछ इस टाइप का एक क्यूब है, बेटा ध्यान देना, अगर तुम्हारे पास कुछ इस टाइप का एक ऐसे क्यूब है, ठीक है ना। अच्छा, अब इस क्यूब के कोने पर रखा है चार्ज Q। अगर कोने पर चार्ज Q रखा है तो इसका तुम्हारे जो क्यूब में कंट्रीब्यूशन होगा, जो इसका क्यूब में योगदान होगा, वो कितना होगा, 1/8। तो कोने पर रखा है, इसके लिए जो Q इनक्लोज होगा बेटा वो कितना होगा, Q/8 होगा। अगर मान लीजिए ऐसे किसी एक फेस पर रखा होगा, तो अगर किसी एक फेस पर रखा होगा तो जो इसका कंट्रीब्यूशन होगा बेटा फेस वाले का, तो इसका कंट्रीब्यूशन होगा 1/2। तो इस केस में Q इनक्लोज तुम्हारा कितना होगा बच्चा, तो इस केस में तुम्हारा Q इनक्लोज होगा Q/2। और अगर सेंटर पर रखा है, सेंटर पर, तो जो सेंटर पर रखा होगा तो इसके लिए तुम्हारा बेटा Q इनक्लोज तुम्हारा कितना होगा, Q होगा, कुल चार्ज अंदर ही है, और मैं कह दूंगा कि इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो बेटा इसका कंट्रीब्यूशन होगा 1, यानी इसका योगदान इस क्यूब में तुम्हारा कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। अब ध्यान दो, कुछ सालों में प्रीवियस ईयर में देखा गया है कि CBSE इन टॉपिक्स पर बेहतर सवाल, अच्छे सवाल बना रही है, बढ़िया वाले सवाल भी बना रही है। अब तुम समझना क्या हुआ बेटा, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं कि मान लो मेरे पास ऐसे एक क्यूब है, बेटा सुन, मेरे पास बच्चा मान लो कुछ इस टाइप का एक क्यूब है, ऐसे समझना बाबू। मैंने इसके सेंटर पर क्या किया है, इसके सेंटर पर मैंने Q चार्ज रख दिया है। अब एक क्यूब है और मैंने इसके सेंटर पर बाबू क्या कर दिया है,
Q चार्ज रख दिया है। तुमने जैसे Q चार्ज रखा तो मुझे क्या समझ में आएगा बेटा, क्या समझ में आएगा कि इस चार्ज से कुल कितना फ्लक्स बाहर जाएगा। तो इस चार्ज से इस क्यूब से जो कुल फ्लक्स जाएगा, टोटल फ्लक्स कितना होगा बेटा, टोटल फ्लक्स होगा Q/ε0, ऐसा गॉस लॉ कहता है। किसी ने कहा एक फेस से कितना फ्लक्स जाएगा, मतलब तुमको बताना है बेटा एक फेस से कितना फ्लक्स जाएगा। तो बच्चा अगर तुम्हें पूछूं मैं कि एक फेस से कितना फ्लक्स जाएगा, तो कुल कितने फेस हैं क्यूब में, 6 फेस हैं। तो 6 फेस से इतना फ्लक्स जाएगा, तो एक फेस से फ्लक्स निकालने के लिए क्या करोगे, 6 से डिवाइड। तो मैं कह दूं एक फेस से फ्लक्स कितना जाएगा, तो एक फेस से फ्लक्स जाएगा तुम्हारा Q/6ε0। ये बात समझ में आ गई है। इसके बाद सुनना बाबू, अगला देख लो। इसके बाद अगला टर्म क्या है कि अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा इस प्रकार का एक ऐसे क्यूब रखा हुआ है, ऐसे कुछ, ठीक है बेटा, और तुमने क्या करा है कि इस क्यूब के एक कॉर्नर पर तुमने एक चार्ज रख दिया है। तो इस चार्ज का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, सर जी इसका कंट्रीब्यूशन होगा Q/8, मतलब इसका कंट्रीब्यूशन होने वाला है तुम्हारा 1/8। तो मैं कहूँ इससे कितना फ्लक्स जाएगा, तो बाबू जो इससे फ्लक्स जाएगा वो कितना जाएगा, Q/8ε0। याद करिए फ्लक्स का तो फार्मूला ओवरऑल यही होता है ना, Q/8ε0। ठीक है भाई। अच्छा, किसी ने कहा एक फेस से बताओ कितना फ्लक्स जाएगा। एक फेस से आपको बताना है कितना फ्लक्स जाएगा। तो हे बेटा जब कभी तुमसे एक फेस से फ्लक्स पूछेगा इस केस में, तो ध्यान देना इस केस में ऐसे फ्लक्स लाइन निकल रही है, पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब जो ऊपर वाला फेस है, जो पीछे वाला फेस है, जो एकदम बैक वाला फेस है, इन तीनों फेसों को तो लाइन टच करते हुए निकल रही है। अगर लाइन टच करते हुए निकल रही है तो टच करी ऐसे, एरिया वेक्टर हो गया तुम्हारा ऐसे, और एरिया वेक्टर और इसके बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। अगर 90 है तो कोनो फ्लक्स नहीं जाएगा, इसका मतलब 3 फेस से कोई फ्लक्स नहीं जाएगा। तो कितने फेस से जाएगा, बाकी 3 फेस से, 6 फेस थे, 3 से कोई नहीं गया, तो बाकी कितने से गया, 3 से गया। तो मैं कह दूंगा बाबू कि 3 फेस से फ्लक्स जा रहा है φe, यानी 1 फेस से जो तुम्हारा फ्लक्स जाएगा वो जाएगा φe अपान तुम्हारा क्या होगा 3, मतलब φe का मतलब है Q/8ε0 और 3 का मतलब 3। तो एक फेस से तुम्हारा कितना फ्लक्स जाएगा बेटा, तो एक फेस से तुम्हारा जो फ्लक्स जाएगा वो जाएगा Q/24ε0। ध्यान देना ये फ्लक्स तुम्हारा केवल 3 फेस से जाएगा, बाकी 3 फेस जो चार्ज के साथ जुड़े हुए हैं वहां से कोई फ्लक्स नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर फील्ड क्या है, पैरेलल है तुम्हारा प्लेन के। अगर फील्ड प्लेन के पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू 90 होगी। तुमने पिछले वाले टर्म में इस बात को पढ़ लिया है अच्छे से। ठीक है बेटा, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं बच्चा। यहाँ से आगे बढ़ने पर तुम क्या पाओगे बेटा, ध्यान देना कुछ और। तो इसमें कुछ क्वेश्चन मैं आपको अभी कराऊंगा, पर थोड़ा सा आगे बढ़ लो तो अब आप नेक्स्ट टर्म में ये पाओगे कि गॉस के नियम के एप्लीकेशंस क्या हैं, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तो बाबू आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके 3 एप्लीकेशन हैं। पहला क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर, एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार का कोई तार है। फिर से जरा बता रहा हूं, एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार का कोई तार है, तो इसके कारण तुम्हें क्या बताना है, वैद्युत क्षेत्र बताना है। एग्जाम पहला हो गया। दूसरा है बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट सीट, अगर एक समान रूप से आवेशित कोई अनंत विस्तार की सीट है। अब यह सीट चालक भी हो सकती है और अचालक भी हो सकती है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, बात नंबर 2। और बात नंबर 3 है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, अगर एक समान रूप से आवेशित स्फीयर है, एक समान रूप से आवेशित गोला है,
तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, ये 3। तो आपको ये 3 एप्लीकेशन पढ़ने हैं। मैं आपको बताऊं कि आपके सीयूटी एग्जाम्स में तो इन तीनों से एक सवाल आना श्योर होता ही होता है, साथ ही बोर्ड एग्जाम में भी आपके इन तीनों डेरिवेशन में से कोई एक डेरिवेशन जरूर पूछ लेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इन तीनों का डेरिवेशन करवा दे रहा हूं ताकि आप डेरिवेशन को देख कर एक बार खुद से करके अच्छे से समझ लो, सो दैट आपको एग्जाम हाल में करने में परेशानी ना हो बोर्ड एग्जाम के लिए। और सीयूटी एग्जाम में जो इन पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं उनको करने में आपको कुछ भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े, प्रश्न बेहद आसानी से सॉल्व हो जाएं। ठीक है बेटा, तो आओ स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या टर्म है, कैसे इन प्रश्नों को हम डील कर पाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो पहला एप्लीकेशन क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर। ठीक है, तो सारे बच्चे मेरे हेडिंग बना लें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर। हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हैं एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार के, अनंत लंबाई के, एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के तार के समीप वैद्युत क्षेत्र, एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के तार के समीप वैद्युत क्षेत्र। पक्का बेटा, चलो हाँ, तो सारे बच्चे ये हेडिंग बना लें, फिर हम इसके आगे इसको ड्राइव करना शुरू करते हैं। फटाफट कर लो प्लीज। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, चलिए हाँ बेटा ध्यान दो। तो अब सुनो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। बेटा ध्यान से समझना, मान लो बच्चा आपके पास कोई एक समान रूप से आवेशित यूनिफॉर्मली चार्ज्ड एक इनफाइनाइट लेंथ की वायर है। तो इस वायर की लेंथ तुम्हारी कितनी है बाबू, इनफाइनाइट। ठीक है भाई, और इसको तुमने यूनिफॉर्मली चार्ज कर रखा है। ठीक है भाई, और यूनिफॉर्मली चार्ज करने पर जो इसकी चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, लैम्डा। कौन सी चार्ज डेंसिटी होगी सर, लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, रेखीय आवेश घनत्व होगा। ठीक है बच्चा, अब सबसे पहला काम क्या करना है, तो बेटा बोर्ड वाले बच्चे ध्यान देंगे, गास के नियम का कोई भी एप्लीकेशन लगाने के लिए 4 बातें फॉलो करनी है। बात नंबर 1 क्या फॉलो करना है, तो बात नंबर 1 है चूज द गासियन सरफेस। सबसे पहला काम क्या करना बेटा, गासियन सरफेस को चूज कर लो। तो चूज द गासियन सरफेस जैसा तुम्हें लगे, बस याद रखना कि प्रयास करो कि गासियन सरफेस उस बिंदु से होकर गुजरे, उस पॉइंट से गासियन सरफेस पास करे जहां पर तुम्हें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कि फाइंड फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए। फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए लगा दो और यहाँ से फ्लक्स निकाल दो, या हो सकता है कि तुम्हारा कुछ केस में ये फार्मूला लग जाए, फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए। तो जो भी तुम्हारा फार्मूला लगे तुम उसको लगा करके फ्लक्स निकाल दो। और यहाँ पर चाहो तो एक वर्ड लिख सकते हो ऐसे, फ्रॉम मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हाँ बेटा, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो क्या कि फ्रॉम मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी वैद्युत फ्लक्स की माप से हमने ये क्वांटिटी लिखा है। इसके बाद तीसरा स्टेप कर सकते हो बाबू ऐसे कि फ्रॉम गॉस लॉ। तो बाबू तीसरा स्टेप तुम कर सकते हो फ्रॉम गॉस लॉ। तो अगर गॉस लॉ लगाओगे बाबू तो फाई बराबर तुम्हारा क्या होगा,
Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अब क्या करना है कि सेकेंड स्टेप में तुमने फाई निकाला है, थर्ड स्टेप में तुमने फाई निकाला है, तो सेकंड और थर्ड स्टेप का जो फाई है दोनों को इक्वेट कर दो। मतलब इक्वेट द वैल्यू ऑफ फाई, इक्वेट द वैल्यू ऑफ फाई, वैल्यू ऑफ फाई obtained in step 2 and 3, obtained in step 2 and 3। बेटा स्टेप 2 और 3 में जो तुम्हें फाई की वैल्यू मिली है उनको इक्वेट कर दो, और जैसे इक्वेट करोगे, इक्वेट करते ही तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन मिल जाएगा जिसकी तुम्हें तलाश है, जिसके लिए हम डेरिवेशन कर रहे हैं। तो ये अगर तुम 4 पॉइंट याद रखोगे तो ये किसी भी गाउस के नियम का एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ कोई भी डेरिवेशन करने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है। करना क्या है, पहला काम चूज द गॉसियन सरफेस, दूसरा काम फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए या इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए से फाइंड कर लेना है तुमको क्या, वैल्यू ऑफ फ्लक्स। तिबारा गास का थ्योरम लगाना है, फ्लक्स फाइंड करना है, और स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड दोनों में जो तुमने फ्लक्स को फाइंड करा है उसी फ्लक्स की वैल्यू को इक्वेट कर देना है। ऐसा करने से तुमको मिल जाएगा एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। आओ देखते हैं, इसी को अप्लाई करते हैं। भाई साहब बहुत बता दिए, अब बात सुनो। सबसे पहला काम क्या करना है सर? सबसे पहला काम है कि हमें गॉसियन सरफेस चुनना है। तो बेटा हमने कुछ इस टाइप का एक गॉसियन सरफेस चुन लिया, सिलेंड्रिकल ही होगा। अब देखो सबसे पहले तुम्हें काम क्या करना था, तुम्हें यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पर तुमको क्या बताना था बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताओ जिस पॉइंट पर तुम्हें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से पास करना चाहिए। तो आप क्या करो, इस बिंदु से जाता हुआ एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करो। तो हमने बेटा कुछ इस टाइप का एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लिया जो तुम्हारा उस पॉइंट से पास कर रहा था। चुन लिया गॉसियन सरफेस। अब ध्यान दो, गॉसियन सरफेस में 3 टाइप का फेस है। एक फेस तो ऐसा प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज की वजह से तुम्हारा फील्ड कहाँ होगा, बाहर की ओर, तो फील्ड हो गया बाहर। यहाँ पर भी बेटा तुम्हारा फील्ड कहाँ होगा सर, फील्ड होगा तुम्हारा बाहर की ओर। और यहाँ पर भी बच्चा तुम्हारा फील्ड कहाँ होगा बेटा, बाहर की ओर। सही है। 3 सरफेस हैं, एक तो प्लेन है, नीचे वाला प्लेन है, और बीच वाला कैसा है, गोल। ऊपर वाला प्लेन, नीचे वाला प्लेन और बीच वाला सरफेस तुम्हारा कैसा है बेटा, गोल है। अब ध्यान दो, एरिया वेक्टर सुनना। तो मैं कह दूंगा ये प्लेन है तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर ऊपर की ओर होगा। चलिए भाई सही बात है। नीचे वाला का बाबू एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर नीचे की ओर होगा, ये बात भी सही है। तो बेटा इसका एरिया वेक्टर ऊपर की ओर, इसका एरिया वेक्टर नीचे की ओर। अगर तुम इसमें आ जाओ बाबू तो ये गोल है, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर बाहर होगा, तो इसका एरिया वेक्टर तुम्हारा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाहर की ओर। तो सबसे पहला काम क्या किया तुमने, गॉसियन सरफेस चुन लिया। अब क्या करना, दूसरा स्टेप, फ्रॉम मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्रॉम मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि बेटा वैद्युत फ्लक्स की माप से। अगर तुम वैद्युत फ्लक्स की माप अप्लाई करोगे तो क्या पाओगे बेटा कि फाई बराबर जो नेट फ्लक्स होगा वो कहाँ से गुजरेगा, तो इसको फेस नंबर 1 कह दो, गोल वाले को फेस नंबर 2 कह दो, और ऊपर वाले को फेस नंबर 3 कह दो। तो जो नेट फ्लक्स होगा वो गुजरेगा पहले सरफेस से, प्लस बेटा दूसरे सरफेस से, प्लस बेटा कहाँ से बाबू जाएगा, तीसरे सरफेस से। तो जो नेट जा रहा है बाबू वो जा रहा है पहले सरफेस से, प्लस दूसरे सरफेस से, प्लस क्या होगा बेटा, तीसरे सरफेस से तुम्हारा नेट फ्लक्स जाएगा। आगे बढ़ जाओ बेटा। तो पहले के लिए तुम क्या लिखोगे, इंटीग्रल ई डॉट डी ए। अच्छा दूसरे का बच्चा इंटीग्रल ई डॉट डी ए। तीसरे के लिए बेटा इंटीग्रल
ई डॉट डी ए। अच्छा मुझे बताओ ई डॉट डी ए क्या होता है? ई डी ए कॉस थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 90 हो जाए तो ई डी ए तुम्हारा क्या बन जाएगा बच्चा? 0 बन जाएगा। तो मुझे बताओ पहले सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू कितनी है? 90। तो पहले सरफेस के लिए ये क्वांटिटी कितनी बनेगी? 90। क्यों? क्योंकि ई परपेंडिकुलर है किस पर? एरिया वेक्टर पर। दूसरे सरफेस के लिए सर, दूसरे सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह ई होगी, तो ई को कांस्टेंट मान लिया जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन नहीं होगा और इंटीग्रेशन किसका होगा? डीए का। बोले अच्छा डीए का इंटीग्रेशन होगा तो वेक्टर कहाँ गया? तो वेक्टर में लिखेंगे ई डी ए कास 0। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है? ई और ए के बीच का 0। तो ई डी ए कास 0, कॉस 0 का मतलब 1, तो कौन जाए 1 लिखने? तो ये हो गया तुम्हारा प्लस बेटा प्लस। इसके लिए बताइए थर्ड के लिए, तो थर्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा इधर है, एरिया नीचे है, तो यहाँ पर भी ये तुम्हारा कितना बनेगा? 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा परपेंडिकुलर किसके है? एरिया वेक्टर के। तो तुम बताओगे फाई बराबर ई, और ये बेटा डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा? ए हो जाएगा। तो फाई बराबर ई लिखना, और जहां तुम्हारा ए लिखा है, ए कौन सा एरिया है? गोल वाला एरिया। तो अगर इसकी लंबाई एल होती बेटा, तो गोल वाला एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया, और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई आर एल। तो ये तुम्हारा बनेगा 2 पाई आर एल। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आपने दूसरा स्टेप अप्लाई कर दिया, क्या? फ्रॉम द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब तीसरा स्टेप क्या है? तो तीसरा स्टेप है बेटा फ्रॉम गॉस लॉ। तीसरा है बेटा क्या? फ्रॉम गॉस लॉ। तो गॉस लॉ कहता है फ्लक्स बराबर क्यू इनक्लोज्ड बटा एप्सिलॉन नॉट। मुझे बताइए सिलेंडर की चार्ज डेंसिटी, वायर की चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा, लंबाई है यल, तो पर यूनिट लेंथ पर लैम्डा चार्ज है, तो यल लेंथ पर कितना होगा चार्ज? लैम्डा इंटू यल। यानी इस सिलेंडर के अंदर जो इनक्लोज्ड चार्ज है, इसकी वैल्यू कितनी बनेगी बाबू? लैम्डा इंटू यल। तो तुम लिखोगे कि फाई बराबर जो तुम्हारा क्यू इनक्लोज्ड है, इसको लैम्डा इंटू यल लिख दिया जाए, बटा क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, तो गॉस के थ्योरम से भी फाई मिल गया। अब दोनों फाई को इक्वेट कर दो, तो ये फाई कितना मिला है? E इंटू 2 पाई आर एल। तो बेटा यहां रख दो E इंटू 2 पाई आर एल बराबर लैम्डा एल बटा एप्सिलॉन नॉट। कहाँ से हुआ है? सर इक्वेशन फर्स्ट का हमने यूज़ किया है, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। ये यहाँ से कट गया बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको कितना मिल जाएगा? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। अगर तुम ग्राफ देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच का ग्राफ तुम्हारा कुछ ऐसे बन पाएगा। ठीक है, ये वाला सवाल CUT 2022 में एज इट इज पूछा है, इसी फार्मूले को ही पूछ लिया था मुझे जहां तक याद आ रहा है। ठीक है, तो CUT 2022 में सेम फार्मूले को पूछ लिया था, और अगर आप बोर्ड के पेपर का एनालिसिस करोगे तो लगभग हर साल किसी ना किसी पेपर कोड में इस सवाल को पूछ ही लेता है। पक्की बात है। चलो, तो ये बात नंबर 1 हो गई। चल बेटा, इसके अलावा बात नंबर 2 पर बढ़ते हैं हम, जिसमें क्या कहा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट सीट। ठीक है बेटा, तो अभी बात किसी आ गई है? सर सीट की आ गई है। अब मुझे बताओ, अगर मैं सीट की बात करूं तो सीट 2 प्रकार का हो सकता है बेटा। कौन सा सीट होगा? तो पहला होगा कि जो सीट रहे वो कंडक्टिंग रहे। तो बच्चा तुम्हारा पहला सीट कैसा होगा? तो पहला सीट होगा बेटा कंडक्टिंग सीट, जिसे कहा जाएगा चालक सीट। चालक सीट। और दूसरा तुम्हारा क्या होगा बेटा? तो दूसरा होगा मेरा बच्चा इंसुलेटिंग सीट। तो दूसरा होगा मेरा बेटा इंसुलेटिंग सीट, अचालक प्लेट। अच्छा, अब देखो, जो तुम्हारा अचालक प्लेट है या अचालक सीट है, सीट को कुछ बुक्स चादर भी लिखते हैं, तो आप कंफ्यूज ना होना हिंदी वाले बच्चे, बेटा ध्यान देना। तो क्या होगा? अचालक सीट में आवेश का केवल एक ही लेयर होगा और वो इसके अंदर फैला रहेगा। तो बाबू अचालक प्लेट में
आवेश का केवल एक ही लेयर होगा जो इसके अंदर फैला रहेगा, कुछ ऐसे। तो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें चार्ज का केवल एक लेयर होगा जो इसके अंदर फैला होगा, और इसकी डेंसिटी कितनी होगी बच्चा, इसकी डेंसिटी होगी मान लीजिए सिग्मा। अच्छा, और अगर तुम्हारे पास चालक प्लेट है तो चालक प्लेट में आवेश अंदर तो प्रवेश कर नहीं सकता, तो इसीलिए आवेश बाहर बाहर फैला रहेगा, और बाहर फैलने का मतलब इस ओर भी फैलेगा, इस ओर भी फैलेगा। तो चालक प्लेट में चार्ज का दो लेयर होगा, एक आगे और एक पीछे। चार्ज डेंसिटी कौन सी होगी, सिग्मा होगी, क्योंकि सरफेस है ना, तो सरफेस के केस में सरफेस चार्ज डेंसिटी ही होती है। ये बात मेरे सारे बच्चों को पता है। अब तुम थोड़ा सा बच्चा यहाँ से आगे बढ़ जाओगे तो मैं बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड मेटल सीट। एक समान रूप से आवेशित कोई मेटल की सीट है और मुझे क्या बताना है, इसके कारण बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखना, अब बोले यूनिफॉर्मली चार्ज सीट है, तो अब सीट दो प्रकार का हो सकता है, कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग। तो मैं किसके लिए बता रहा हूं, फॉर इंसुलेटिंग सीट, फॉर इंसुलेटिंग सीट। मतलब अभी मैं तुम्हें बता रहा हूं किसके लिए बाबू, अचालक प्लेट के लिए, अचालक प्लेट के लिए, अचालक प्लेट के लिए, अचालक प्लेट के लिए, है ना बाबू। सुनो बाबू, अभी तुम्हें क्या करना है बेटा, अभी तुम्हें क्या करना है बाबू कि इंसुलेटिंग प्लेट के लिए तुमको क्या बताना है, वैल्यू किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है ना। आप सारे बच्चे ये फोटो मान लो, फिर मैं आगे कर रहा हूँ, प्लीज जल्दी करना। पानी पी लेते हैं भाई, पानी पी लेते हैं, पर पानी है नहीं मेरे पास। चल बेटा, है पानी नहीं मिल सकता है। सुनो हे बेटा, देखो तो आपके पास क्या हुआ कि आपके पास एक इंसुलेटिंग सीट है, एक अचालक सीट है, और मुझे क्या करना है बेटा, मुझे इस अचालक सीट के कारण क्या बताना होगा, वैद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले क्या किया हमने यहाँ पर एक एरिया लिया जिसका एरिया कितना है बाबू, यस नाट, और यस नाट एरिया वाला एक सिलेंडर लिया, और इस सिलेंडर ने क्या करा, इस सीट को ढक लिया। तो ये क्या है बाबू, ये आपके पास एक अचालक प्लेट है, ये आपके पास एक अनंत विस्तार का अचालक प्लेट है, इनफाइनाइट सीट है एक। और ये सीट तुम्हारी कैसी है बेटा, तो इनफाइनाइट सीट तुम्हारी कैसी है बच्चा, सर ये इंसुलेटिंग है, ये सीट तुम्हारी कैसी है, अचालक है। अच्छा आप सुनना ध्यान से, अगर इसकी चार्ज डेंसिटी मैं मान लेता हूँ कि मान लो बेटा इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, इसकी चार्ज डेंसिटी हमने कितनी मान ली बेटा, सिग्मा है। तो मैं कह दूंगा बाबू कि अगर ये सिग्मा है तो मैं ऐसे बताऊंगा तुमको कि इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज होगा, तो इसके अंदर जो तुम्हारा इनक्लोज चार्ज होगा वो होगा सिग्मा और इनटू एरिया। तो सिग्मा एरिया कितना है बेटा, यस नाट, या इसको एरिया को ए ही मान लो, तो इसके अंदर इनक्लोज चार्ज कितना होगा, सिग्मा इंटू ए। खैर अब मुझे बताओ यहाँ पर बोल बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा बाहर की ओर, एरिया वेक्टर भी तुम्हारा कितना, बाहर की ओर, ठीक है भाई। यहाँ बोली बच्चा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा बाहर की ओर, एरिया वेक्टर तुम्हारा कहाँ होगा बेटा, बाहर की ओर। अब ये देखो प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुम्हारा बाहर की ओर होगा, लेकिन गोलीय वाले प्लेट का एरिया वेक्टर तुम्हारा कहाँ होगा, ऊपर की ओर। तो इसमें एरिया वेक्टर ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो बीच का एंगल तुम्हारा कितना बन जा रहा है, 90। माने अगर इसको सरफेस 1 कह दिया जाए
और इस वाले को बेटा क्या कहें, सरफेस 2। मुझे लग रहा है ये वाली बात क्लियर नहीं हो रही है, तो मैं इसको मिटाकर फिर से साफ साफ लिख दे रहा हूं ताकि ये वाली बात आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। बाबू समझना ध्यान से, मैं कहूँगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड या तुम्हारा यहाँ है बेटा, और एरिया वेक्टर भी तुम्हारा कहाँ होगा, बाहर की ओर। तो यहाँ पर थीटा कितना है बेटा, 0, यानी पहले सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू 0। यहाँ मुझे बताओ बेटा, तो तुमने कहा सर इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा ऐसे है बाहर की ओर, भाई पीछे नहीं चले गए तो पीछे से फील्ड तुम्हारा बाहर की ओर होगा, और जो तुम्हारा एरिया वेक्टर होगा बेटा, एरिया वेक्टर भी तुम्हारा कहाँ होगा, एरिया वेक्टर भी बाहर की ओर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना बनेगा, 0। तो यहाँ पर भी थीटा तुम्हारा क्या बन रहा है बेटा, इस केस में भी तुम्हारा थीटा 0 ही बन रहा है, यानी सरफेस नंबर 2 के लिए भी थीटा की वैल्यू कितनी बन रही है, 0। सरफेस 3 पर आ जाओ बाबू, तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड कहाँ होगा, सर पॉजिटिव चार्ज से फील्ड होगा बाहर की ओर, लेकिन एरिया वेक्टर कैसा होगा, वो तो परपेंडिकुलर होगा। तो एरिया वेक्टर तुम्हारा ऐसे हो गया, तो यहाँ पर एंगल कितना बन गया, 90। यानी जो थर्ड वाला सरफेस है, देखो अगर ये सिलेंडर है तो ये पहला सरफेस हो गया, ये दूसरा सरफेस हो गया, और जो तीसरा वाला कर्व सरफेस वाला है इसके लिए थीटा की वैल्यू कितनी बन रही है, 90 बन रही है। तो पहली बात क्या बताएंगे, फ्रॉम द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बाबू ये बात तुमको क्या बताएंगे बाबू, फ्रॉम मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स की माप से। बेटा वैद्युत फ्लक्स की माप से तुम क्या पाओगे कि जो नेट फाई होगा ये बराबर होगा तुम्हारा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 के। φ1 को तुम क्या लिखोगे, सर φ1 को लिखा जाएगा EA, cos 0 है तो कौन लिखेगा भाई, cos 0 ना, तो ये होगा तुम्हारा EA, यानी φ1 को मैं चुपचाप लिख पा रहा हूँ EA, क्योंकि एरिया तो पूरा कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, तो फिर काहे का इंटीग्रेशन, तो ये बनेगा तुम्हारा EA। φ2 कितना होगा बेटा, φ2 होगा EA cos 0, तो cos 0 मतलब 1, तो φ2 भी तुम्हारा कितना बनेगा बच्चा, φ2 भी तुम्हारा बन जाएगा EA। लेकिन φ3 कितना बनेगा बेटा, सर φ3 में इलेक्ट्रिक फील्ड या एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो थीटा कितना बनेगा, 90। अगर थीटा 90 तो सब कुछ कितना हो गया, 0। याद करना EA cos 90 मतलब पूरा टर्म तुम्हारा कितना बन जा रहा है, 0 बन जा रहा है। तो मैं कह दिया बेटा ये टर्म बन गया 0। तो बोल बाबू फाई कितना मिला, 2EA। अच्छा बताओ तुम कितना स्टेप अप्लाई कर चुके हो, बाबू मुझे बताना बेटा तुम कितना स्टेप अप्लाई कर चुके हो। सर मैंने पहला लगा दिया है चूज द गॉसियन सरफेस, दूसरा बाबू फ्रॉम मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लगा दिया है। अब तीसरा स्टेप करते हैं, तीसरा क्या है बेटा, फ्रॉम द गॉस लॉ। आजा बच्चा लिखते हैं फ्रॉम द गॉस लॉ, तो मैं थर्ड में लिखूंगा बेटा क्या, फ्रॉम गॉस लॉ। तो अगर मैं बेटा तुम्हें गॉस लॉ दिखाऊं, गॉस लॉ से कैसा होगा, तो गॉस लॉ के लिए लिखेंगे क्या, फाई इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड बटा एप्सिलॉन नॉट। हे बेटा एक बात मुझे बताओ, अगर इसकी जो तुमने प्लेट लिया है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा रहे और इस छोटू वाले का एरिया तुमने कितना माना है, ए, तो बोल बेटा यह कितना एरिया ढक पाएगा, तो कहेंगे सर ये ए एरिया ढका है तो इसके अंदर चार्ज कितना होगा, सर इसके अंदर चार्ज होगा तुम्हारा सिग्मा इंटू ए, तो इसके अंदर तुम्हारा नेट चार्ज कितना होगा बेटा, सिग्मा इंटू ए। तो तुम बताओगे सर ये होगा सिग्मा ए बटा एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करना है, गॉस लॉ भी लगा दिया, सर दोनों को इक्वेट कर दो। तो बेटा जैसे जहां फाई है वहां क्या लिख दिया, 2EA बराबर बेटा सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। काट दे बच्चा इसको, तो क्या ओए होए क्या कट रहा है, हाँ बेटा काट दे बेटा इसको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको कितना मिलेगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब अगर तुम्हारे पास अचालक प्लेट है, इंसुलेटिंग प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या कितना होगा बच्चा,
सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या इसमें कहीं आर आया? नहीं। तो एक बार तो आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे सवाल पूछ लिया कि ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट सीट इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर डिपेंड्स अपॉन, पहला ऑप्शन आर के पावर 1, आर के पावर -1, आर के पावर -2, आर के पावर 0। तो जवाब क्या होगा? आर के पावर 0। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट डजंट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। पक्की बात है बेटा? चलो ये बात हो गया। दूसरी बात ये बताओ, अगर यह इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स से डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है तो क्या मेरा बच्चा ये रिलेट कर पाएगा कि सर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करने के लिए इसी का यूज कर लें क्या? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दूरी के साथ कम होती जाती है और केसेस में, इसमें कोनो फर्क ही नहीं पड़ता है। तो हमेशा अगर तुम्हें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना है तो हम क्या करेंगे बच्चा, एक इनफाइनाइट सीट ले लेंगे, मेटेलिक सीट ले लेंगे या कोई भी सीट ले लेंगे जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो जो उसके वजह से फील्ड होगा बेटा वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। पक्का बात बेटा? बाबू इतना समझ आ गया है बच्चा? बेटा इतनी बात क्लियर है? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं बच्चा, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की ओर। बच्चा प्लीज सुनना बेटा। इसके बाद अच्छा, इसी के बाद एक केस तुम और समझ लो। ये हो गया तुम्हारा इंसुलेटिंग सीट। अब इसी में लिखना कि फॉर कंडक्टिंग सीट। बेटा ध्यान देना बच्चा, अगर तुम्हारे पास सीट कैसा हो जाए बेटा? कंडक्टिंग। अगर आपके पास कंडक्टिंग सीट हो जाए यानी कि हमारे पास कैसा प्लेट हो जाए बेटा? हमारे पास चालक प्लेट हो जाए। तो जैसे हमारे पास चालक प्लेट होगा तो मैं कहूँगा चालक प्लेट में कितना लेयर होगा बेटा चार्ज का? सर चालक प्लेट में चार्ज का 2 लेयर होगा भाई। ओए होए, चल बेटा 2 लेयर बना दिया। पक्का? एक लेयर हो गया तुम्हारा पॉजिटिव वाला बाहर की ओर और दूसरा लेयर बाबू तुम्हारा हो गया पॉजिटिव वाला, कुछ ऐसे। बोल भाई इसकी डेंसिटी सिग्मा बच्चा, इसकी डेंसिटी सिग्मा। अगर यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाले लेयर के वजह से भी होगा, दूसरे के लेयर के वजह से भी होगा। तो बेटा बोल, इसमें जब इस इनफाइनाइट सीट था इंसुलेटिंग, तो इंसुलेटिंग में सिंगल लेयर था, सिंगल लेयर का फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें कितना लेयर है बच्चा? सर इसमें तो 2 सिग्मा है, तो पहले का होगा बेटा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट और दूसरे का भी बाहर होगा तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फील्ड तुम्हारा कितना बनेगा बच्चा? नेट फील्ड बनेगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको काट दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा कितना बनेगा बेटा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। पक्का बेटा? तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा कितना बन जा रहा है ओवरऑल बाबू? सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ में आई? चल बेटा आगे बढ़ते हैं इसके बाद थर्ड टर्म के लिए। तो थर्ड टर्म तुम्हारा क्या है बाबू? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। हे बेटा एक शब्द लिख लेना, यूनिफॉर्मली चार्ज, मतलब ये चार्ज कैसा है बेटा? एक समान रूप से आवेशित है। अच्छा, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है। सेल का मतलब चार्ज कहाँ फैला है? सरफेस पर। ध्यान देना बेटा, सेल हो सकता है, बात सही है, खोखला गोला। अच्छा, अब ये तुम्हारा ऐसे भी हो सकता है कि कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर हो जाए। अगर चालक खोखला गोला कह दे तब भी चार्ज कहाँ फैलेगा? सरफेस पर। ठीक है बेटा? या बाबू अगर तुम्हें कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर कह दे तो कल सिखाया हूं कि कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में चार्ज तुम्हारा अंदर प्रवेश करना पॉसिबल नहीं है। बेटा अगर चार्ज अंदर नहीं प्रवेश करेगा तो चार्ज कहाँ प्रवेश करेगा? सरफेस पर। चलिए इसके अलावा अगर तुम्हारे पास इंसुलेटिंग हॉलो स्फीयर है, हाँ बच्चा ध्यान दे बेटा, अगर तुम्हारे पास क्या है बेटा? इंसुलेटिंग हॉलो स्फीयर, तो भी तुम्हारा चार्ज कहाँ फैलेगा? सरफेस पर। माने इस प्रश्न को तुम्हारा बोर्ड एग्जाम वाला 3 तरीके से कह सकता है। क्या? ऑब्टेन्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, कंडक्टिंग साइड स्फीयर, इंसुलेटिंग हॉलो स्फीयर।
तीनों में से कोई भी तरीका कहने के लिए अपना सकता है, मुझे पता है मेरा बच्चा परेशान नहीं होगा। चल भाई, तो आपके पास एक सेल है, सेल का मतलब कंडक्टिंग हालो हो सकता है, इंसुलेटिंग हालो हो सकता है या कंडक्टिंग साइड हो सकता है। तीनों का केस तुम्हारा क्या है, सेम। अब इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है बेटा, तो मैंने कहा सर इसकी चार्ज डेंसिटी मैंने मान ली है सिग्मा है। चलो अब मुझे क्या करना है, इसके बाहर स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है जहां पर क्या बताना है मुझे, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला क्या करना है मुझे बाबू, आउटसाइड एक पॉइंट है, आउटसाइड एक पॉइंट है जहां पर बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हे बेटा आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए जो पॉइंट का डिस्टेंस होगा स्मॉल r, बेटा बोल, जो पॉइंट का डिस्टेंस स्मॉल r है वह कैपिटल R से बड़ा होगा ना, तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा कि स्मॉल r का जो डिस्टेंस है बाबू वो किससे ज़्यादा होगा बच्चा, कैपिटल R से। इतनी बात क्लियर है। चलो भाई, तो तुम क्या बता पाओगे यहाँ से, सर अगर ऐसा करें तो पहला काम क्या करेंगे, पहला काम सर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, बाहर की ओर, एरिया वेक्टर तुम्हारा कहाँ होगा, बाहर की ओर। तो मैं कह दूंगा कि फ्रॉम द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्रॉम द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अभी ना जाओ छोड़ कर ये दिल अभी भरा नहीं, फ्रॉम द, ये तुमने कुछ सुना क्या, गाना टाइप ऐसा है क्या भाई, सच में तुमने कुछ सुना क्या भाई, मुझे लगा कुछ गाना टाइप आया ऐसे, इग्नोर करो। खैर, तो मैं कहूंगा फ्रॉम द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के माप से। तो क्या पाओगे बेटा बोलो, फाई बराबर ई डॉट ए। सर जी कास थीटा नहीं लिख रहे हो, अबे ई ए कॉस जीरो होगा यार, कौन जाए कॉस जीरो लिखने ना। अच्छा, एरिया किसका बेटा, सर एरिया गासियन सरफेस का। तो गासियन सरफेस का रेडियस कितना, स्मॉल r, तो एरिया कितना 4 पाई r स्क्वायर। तो तुम बताओगे सर फाई होगा e और एरिया कितना बच्चा, एरिया होगा 4 पाई r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बात समझ आई। बात नंबर 2 क्या है, फ्रॉम द गॉस लॉ। तो बात नंबर 2 लिख देते हैं, फ्रॉम द गॉस लॉ, फ्रॉम द गॉस लॉ। हे बेटा अगर तुम गॉस लॉ अप्लाई करोगे तो क्या होगा, फ्लक्स बराबर सर ये होता है Q इनक्लोज्ड बटा एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ इसका चार्ज डेंसिटी कितना है बेटा, सिग्मा, और कितने एरिया पर चार्ज है, तो चार्ज छोटे गोले के एरिया पर है। तो मैं कह दूंगा Q इनक्लोज्ड होगा सिग्मा इंटू एरिया बटा एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी, कौन सा एरिया, जिस एरिया पर चार्ज है, किस एरिया पर चार्ज है, जो छोटे गोले का एरिया है इसी पर चार्ज है। तो मैं कह दूंगा फाई बराबर सर सिग्मा छोटे गोले का एरिया 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर बटा होगा एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ में आई। अब जहां पर बेटा तुम्हारा फाई लिखा था वहां क्या लिख दोगे, E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। तो लिखना जहां पर फाई था वहां लिखेगा बच्चा E इंटू 4 पाई R स्क्वायर बराबर बेटा सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर पूरे के बटा एप्सिलॉन नॉट। इसको काट दें बेटा तो ई तुम्हारा कितना बनेगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर पूरे के बटा स्मॉल r स्क्वायर। तो ये बन रहा है गोले के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। कितना बच्चा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर डिवाइड तुम्हें किससे करना बच्चा, स्मॉल r स्क्वायर से। ये बात मेरे सारे बच्चों को समझ में आ गई है, ठीक है ना। तो ये किस पॉइंट के लिए है, उस पॉइंट के लिए है जो आउटसाइड है। अगर मैं तुम्हें एक ऐसा पॉइंट दिखाऊं जो पॉइंट सरफेस पर है, मतलब मैं तुम्हें दिखा रहा हूं एक ऐसा पॉइंट जो सरफेस पर है, मतलब एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, एक ऐसा पॉइंट जो सरफेस पर है। हे बेटा अगर सरफेस पर आओगे तो जो स्मॉल r होगा वो किसके बराबर हो जाएगा बाबू, कैपिटल R के। सरफेस पर जो डिस्टेंस पॉइंट का होगा वही तुम्हारा रेडियस होगा। तो फार्मूला क्या बनेगा, तो फार्मूला बनेगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। बोल बच्चा
कैपिटल आर स्क्वायर। डिवाइड तुम्हें क्या करना है बाबू, डिवाइड करना है बेटा स्मॉल आर स्क्वायर से। तो मैं कह दूंगा बाबू अभी हम डिवाइड करेंगे स्मॉल आर स्क्वायर से, मतलब ये बनेगा बच्चा कैपिटल आर का स्क्वायर। ये कैंसिल होगा बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको कितना बनने वाला है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, ये सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। अच्छा, इसके बाद तीसरी बात क्या है बेटा, तीसरी बात सर इनसाइड आ जाओ कि गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इनसाइड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होने वाली है, इस चीज को ध्यान देना। तो मैं बताऊंगा बाबू, देखो अगर मैं इनसाइड स्फीयर आ जाऊंगा तो ये तुम्हारे पास कुछ ऐसा गोला है, चार्ज तुम्हारा कहाँ है बच्चा, चार्ज है तुम्हारा सरफेस पर। अच्छा, इसका रेडियस कितना है सर, कैपिटल आर है। स्मॉल आर डिस्टेंस पर तुमको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहला काम क्या करा बच्चे ने, सर गासियन सरफेस चुन लिया। हाँ जी चुन लिया गासियन सरफेस, कोई बात नहीं है चुन लिया। तो बोल बच्चा इसके अंदर इसके गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा, तो नेट फ्लक्स होगा Q इनक्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट। इस गासियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है क्या, नहीं है, तो मैं कह दूंगा Q इनक्लोज कितना, 0, तो सब कुछ 0। फाई को क्या बोलेंगे बेटा, E डॉट ए कॉस थीटा ना बाबू, E डॉट ए बोलेंगे। तो E डॉट ए तुम्हारा क्या होगा बाबू, तो ये E डॉट ए बराबर 0, एरिया तो 0 होगा नहीं, इसका मतलब तुम्हारा E क्या है, 0। यानी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सरफेस पर बाबू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और सरफेस के बाहर सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर ओवर तुम्हारा क्या होगा बच्चा, स्मॉल आर स्क्वायर। आजा बेटा इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो जैसे बच्चा मेरा इसका ग्राफ बनाएगा तो वो पाएगा सर ये हो गया तुम्हारा स्फीयर, ठीक है भाई, और इसको तुमने दे दिया है यूनिफॉर्मली चार्ज। ऐसे गाना सुनने की वजह तुम हो, सुन के गाने की वजह तुम हो, गाना आए ना आए ना आए ना। मेरी माता जी का मैसेज आ सकता है, नहीं आ सकता है, चलिए कोई बात नहीं है। हाँ तो बाबू मैंने आपको बताया बेटा, मैंने आपको बताया बाबू, ध्यान देना कि कुछ इस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आर है। और अगर मैं तुमको दिखाऊं कि इसका कर्व कैसा होगा बेटा, तो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर दिया है कुछ ऐसे। तो बोल बेटा बाहर ग्राफ ऐसे होगा, फार्मूला क्या होगा बेटा, तो बाहर फार्मूला होता है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर ओवर स्मॉल आर स्क्वायर। इसको तुम क्या बोलते हो बेटा, इसको हम कह सकते हैं KQ बटा आर स्क्वायर। सरफेस पर आ गए बेटा, तो सरफेस पर वैल्यू होती है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, इसको हम KQ बटा आर स्क्वायर भी कह सकते हैं। और जैसे अंदर आओगे बेटा, अंदर आते ही तुम्हारे फील्ड की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो जैसे अंदर आए तुम वैसे फील्ड की वैल्यू क्या बन गई, 0। ये ग्राफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, पक्की बात है बच्चा। चलो अगर मैं आ जाऊंगा अपोजिट साइड में, तो अपोजिट साइड में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये ग्राफ आर की वैल्यू नीचे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तुम्हारा क्या बन जाएगा, नीचे। तो इसका अगर रिवर्स वाला ग्राफ भी बनाए तो रिवर्स ग्राफ ऐसे बन जाएगा, कुछ इस टाइप का, ऐसे है ना, मतलब कुछ ऐसे, सही है, बस डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म पर। तो इसमें मैं आपको एक टर्म और बता दूं बाबू, ठीक है ना, इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं। ये तो तुम्हारा हो गया हालो स्फीयर। अगर इसी में तुमको बताऊं क्या होगा, सॉलिड स्फीयर का, तो अगला मैं तुमको बता रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर। हाँ बेटा ध्यान दो, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर है, इसका क्या होगा,
तो बाबू तुम इसको बताओगे कि सर कुछ इस टाइप का स्फेयर था आपके पास, यूनिफॉर्मली चार्ज था, तो बेटा चार्ज डेंसिटी तुम कितना मान लो बच्चा, सर हमने मान लिया चार्ज डेंसिटी रो है। पक्की बात है बेटा, चार्ज डेंसिटी हमने मान लिया रो है। अब मैं तुमको बताऊंगा, अगर इसका डायग्राम देखा जाए ओवरऑल बाबू, तो ग्राफ के पहले एक्सप्रेशन बता देते हैं भाई। तो चार्ज डेंसिटी कितनी है रो, अब इसकी रेडियस जो है, रेडियस के लिए रंग बदल देते हैं। इतनी रंग बिरंगी दुनिया दो आँखों में कैसे आई। बेटा सुन, रेडियस है आर, मुझे इसके वजह से स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है जहां पर क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला काम क्या करेंगे बाबू, यहां पर बता देंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो लिख लो पहला काम, आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड स्फीयर, गोले के बाहर कोई पॉइंट है, स्मॉल आर किससे बड़ा होगा बच्चा, कैपिटल आर से। तो फ्रॉम द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई क्या होगा बेटा, सर ई इंटू ए हो जाएगा। काहे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड या तुम्हारा कहाँ होगा बेटा, बाहर की ओर, एरिया वेक्टर भी तुम्हारा कहाँ होगा बच्चा, बाहर की ओर। तो मैंने कह दिया ई छोड़ दो, एरिया वेक्टर किसका बच्चा, सर गॉसियन सरफेस का। तो गॉसियन सरफेस का रेडियस आर है, तो एरिया कितना होगा बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी बात क्या है बेटा, फ्रॉम द गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ है बेटा, अगर तुम गॉस का नियम लगाओगे तो गॉस के नियम से फाई ई बराबर क्या पाओगे, सर क्यू इनक्लोज्ड, और डिवाइड किससे कर दो बच्चा, एप्सिलॉन नॉट से। है बेटा क्यू इनक्लोज्ड कौन सी डेंसिटी है, सरफेस वाली। तो इसके अंदर कुल कितना चार्ज होगा, तो इसके अंदर जो चार्ज होगा उसका फार्मूला होगा कितना बेटा, रो इंटू बी। याद करो रो बराबर क्यू बटा बी नहीं कहते हैं। तो बच्चे ने मेरे क्या करा, रो को छोड़ दो और b को तुम क्या लिखोगे बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब। बोले काहे, इसका रेडियस काहे ले रहे हो, उसका रेडियस लेंगे जिसके अंदर चार्ज भरा है। तो चार्ज किसके अंदर भरा है, कैपिटल आर वाले स्फीयर के अंदर ना, तो रेडियस किसका लेंगे, कैपिटल आर वाले स्फीयर का। ऐसा ही तो है ना बेटा। तो तुम मुझे बता बच्चा, तो आगे लिख दो फाई ई बराबर, जहां क्यू इनक्लोज्ड है वहां रो इंटू वॉल्यूम, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब बटा एप्सिलॉन नॉट। अब जहां फाई ई लिखा है वहां क्या लिख दे बेटा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर ये होगा तुम्हारा रो इंटू ये होगा बेटा 4/3 और ये होगा पाई आर क्यूब। बच्चा ये यहां से कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको कितना मिला, रो बटा 3 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर लिखा है कैपिटल आर क्यूब, और ये टर्म तुम्हारा क्या हो गया बच्चा, डिवाइड। तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या बना, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब, डिवाइड किससे करना है बच्चा, स्मॉल आर क्यूब से। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और दूसरा पॉइंट करते हैं सरफेस पर। तो बेटा अगर मैं पा जाऊं सरफेस पर, तो एट सरफेस, सरफेस पर क्या होगा बाबू, तो सरफेस पर बनेगा स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। तो फार्मूला होता है रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब बटा स्मॉल आर स्क्वायर है बेटा ना। तो स्मॉल आर स्क्वायर को तुम क्या लिखोगे, सर कैपिटल आर स्क्वायर। कट गया बाबू, तो रो ई कितना मिला, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। चलो हो गया भाई, सरफेस पर हो गया। अब इसके बाद की बात क्या है बाबू, इनसाइड द स्फीयर। तो हे बाबू अगला पार्ट तुम्हारा क्या है, इनसाइड द स्फीयर, यानी कि गोले के अंदर। हाँ बेटा, इनसाइड द स्फीयर, गोले के अंदर क्या होने वाली है वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की। आओ देखते हैं। तो मैंने कहा बेटा कि ये तुम्हारे पास कोई गोला है और इसका रेडियस कितना है बच्चा, कैपिटल आर, और एक समान रूप से तुमने चार्ज को भर रखा था। मुझे क्या करना है बेटा, मुझे इसके अंदर स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है जहां पर क्या चाहिए, जहां पर मुझे बताना है वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से पास करता हुआ गॉसियन सरफेस लेते हैं। पक्का बाबू? तो मैं कहूंगा फिर से, फ्रॉम मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्रॉम मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या पाओगे बाबू, फाई बराबर
सर E और इंटू 4πr², इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ये बात तो क्लियर है ना बाबू कि इलेक्ट्रिक फील्ड यह होगा बेटा बाहर की ओर, और एरिया वेक्टर भी तुम्हारा कहाँ बन रहा है बेटा, एरिया वेक्टर भी तुम्हारा कहाँ बन रहा है बाबू, बाहर की ओर। आगे बढ़ जाओ बाबू दोबारा। अब इसके लिए लगाते हैं गॉस लॉ। तो अगर बच्चा मेरा इसके लिए गॉस लॉ लगाओगे, फ्रॉम गॉस लॉ, बेटा अगर मैं इसके लिए गॉस लॉ लगाऊं तो फाई बराबर तुम्हारा क्या होगा, फाई बराबर सर क्यू इनक्लोज्ड बटा एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज्ड को रो इनटू वॉल्यूम लिख दिया जाए। कौन सा वॉल्यूम बेटा, जिसमें चार्ज है। तो इस वाले स्फेयर के अंदर कौन से वॉल्यूम में चार्ज है, तो इस जो गॉसियन सरफेस है बेटा इसके अंदर खाली इतना चार्ज है ना, तो कौन सा वॉल्यूम लेंगे बेटा, जो छोटे स्मॉल आर वाला वॉल्यूम है ना, तो रो इंटू छोटे का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब बटा क्या होगा बच्चा, एप्सिलॉन नॉट। जहां फाई है वहां क्या लिख दो, ई इंटू 4πr² बराबर रो 3 नीचे लाओ, एप्सिलॉन नॉट 4πr³ बेटा ये यहाँ से कट गया, r² से पावर कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना, ρ/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू तुम्हारा क्या बन गया, स्मॉल r। यानी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, ρ/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या बनेगा बेटा, स्मॉल r। ये बात समझ में आई है। चलो अब फटाफट इसका ग्राफ बना लो बेटा। तो इसका ग्राफ बेहद आसान है कि ये तुम्हारा यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, चेहरा है या चांद खिला, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। सुन बेटा, तो इसका ग्राफ तुम्हारा ऐसे कि बाहर बाबू ये स्मॉल r बराबर कैपिटल R है। बच्चा अगर बाहर रहोगे तो फार्मूला क्या बनेगा सर, ρ/3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R³ बटा स्मॉल r²। इसको बच्चा KQ बटा r² भी कह सकते हो, मतलब पॉइंट चार्ज मान के भी सॉल्व कर सकते हो। दूसरी बात ध्यान देना, स्मॉल r सेंटर से डिस्टेंस है। अच्छा सरफेस पर क्या होगा, तो बाबू सरफेस पर होगा ρ/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू r, इसको तुम KQ बटा r² कह सकते हो। और अगर इसके अंदर आओगे बाबू तो अंदर स्ट्रेट लाइन होगा, और इसका फार्मूला क्या होगा बेटा, ρ/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू तुम्हारा क्या होगा, स्मॉल r। और इस चैप्टर में बस इतने से फार्मूले हैं। पक्की बात है। तो आओ फटाफट इस चैप्टर पर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम अपनी टर्म को कंक्लूड करते हैं। आपने सारे थियरी वाले पार्ट को रिवाइज कर लिया, अब चुपचाप फटाफट जब तक हम सवाल की ओर स्विच कर रहे हैं, तुम चाहो तो जा सकते हो पानी पी के आ सकते हो, और पानी पी के आने के साथ साथ एक फटाफट 4-5 फार्मूला लिखवाया है, सबका एक शॉर्ट आउट बनाओ, और शॉर्ट आउट बनाते ही भिड़ जाओ सवाल पर। चलो स्टार्ट करते हैं अपने सवाल को। कह रहा है इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चेंजेस इट्स डायरेक्शन y एक्सिस टू x एक्सिस इन पॉजिटिव एंड निगेटिव डायरेक्शन 200 i कैप टू फला 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 रिस्पेक्टिवली, द न्यू आउटवर्ड फ्लक्स टू द सिलेंडर क्या होगा। बाबू हाँ समझना, आपसे कहा है बाबू समझना कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना अपनी दिशा y अक्ष से x अक्ष में इस प्रकार बदलती है। हाँ बाबू, इट्स डायरेक्शन फ्रॉम y एक्सिस टू x एक्सिस इन पॉजिटिव एंड निगेटिव डायरेक्शन, मतलब अपनी दिशा बाबू जो है ना वो y एक्सिस से x एक्सिस में कुछ इस प्रकार बदलती है। बाबू ध्यान देना, इसमें एक सिलेंडर है फिगर में, ध्यान दो बाबू, वो फिगर में सिलेंडर आ नहीं पाया है एक्चुअल में। आपके पास क्या है, कुछ इस प्रकार का ऐसा एक सिलेंडर है बाबू, कुछ इस प्रकार का तुम्हारे पास ऐसा एक सिलेंडर है। अच्छा अब सवाल ने आपको कहा है बाबू, अब सवाल ने आपको कहा है कि यहाँ पर तुम्हारे पास एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ ऐसे है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पहले कहाँ थी बेटा, सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पहले थी y एक्सिस की ओर, और अब ये y से चेंज हो गई है। y से कैसे चेंज हुई है, कुछ इस प्रकार चेंज हुई है बेटा कि कुछ चली गई है x की ओर, कुछ गई है तुम्हारा x की ओर,
और कुछ तुम्हारा कहाँ आ गया है बेटा, y माइनस एक्स की ओर। तो कुछ आया है x की ओर, कुछ आया है माइनस एक्स की ओर। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि अभी भी यहाँ से कुछ ना कुछ फ्लक्स निकल ही रहा होगा। तो बताओ नेट फ्लक्स कितना होगा। तो जो नेट फ्लक्स होगा ये होगा इससे निकलने वाला फ्लक्स और प्लस दूसरे से निकलने वाला फ्लक्स। तो इससे जो फ्लक्स निकलेगा पहले से उसको लिख दिया जाए EA, और बाबू जो इस यहाँ से निकलेगा इसको भी हम क्या लिखते हैं बाबू, EA। जवाब दो। तो नेट फ्लक्स कितना बाबू, 2EA। बोले माइनस का क्या होगा, अरे भाई माइनस डायरेक्शन बता रहा है यार, तो 2। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा कितना है बाबू, सर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा 200 है। अच्छा अब बाबू ध्यान देना लगा एरिया कितना है। तो बाबू एरिया आई थिंक ना इसका एरिया सवाल ने अभी कुछ दिया होगा फिगर ने, पर फिगर है नहीं, तो मैं इसका एरिया मान लेता हूं कि मान लो इसका रेडियस सवाल ने कितना दे रखा है बाबू, तो इसका रेडियस सवाल ने दे रखा है 2 यूनिट, ऐसा मान लेता हूं मैं। इसका रेडियस सवाल ने कितना दिया है, 2 यूनिट। एक्चुअल में फिगर दिया था सवाल ने, फिगर में सारा डाटा लिखा था पर फिगर है नहीं, है ना। तो ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो आर का मतलब क्या होगा, 2 का स्क्वायर। तो जवाब कितना होगा बाबू, तो जवाब होगा मेरा 2 × 200, है ना बाबू। और जवाब तुम्हारा कितना होगा, 2 यूनिट लिख दिया जाए, नहीं नहीं 2 यूनिट पर जवाब नहीं बन रहा है। ऐसा कर लो, इसको मान लो 0.2 यूनिट, तो ये होगा 0.2 का स्क्वायर, तो इंटू पाई और 0.2 मतलब 0.04। 2 से ये डेसिमल खत्म हो गया, तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। तो जवाब होगा तुम्हारा 16 पाई। इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी। बोले सर ये वाला खुद से क्यों मान लिए हो, बेटा इसमें एक फोटो दिया था, इत्तेफाक से वो फोटो पीपीटी में आ नहीं पाया है, तो कुछ तो मानना ही पड़ेगा ना, तो मैंने मान लिया है 0.2। अगर रेडियस कुछ और देता तो कुछ और रेडियस रख देते। तो मैंने आपको मेथड सिखा दिया है सवाल करना कैसे है, डाटा के चेंज करने से बहुत ज़्यादा फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये सवाल मेरे सारे बच्चों को समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल के प्रति। इसमें तुम देखोगे, इसमें कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले आवेशित सुचालक खोखलाकार गोले बाबू कैसे हैं। तो ये कह रहा है कि चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, अगर कंडक्टिंग होगा तो अंदर फील्ड कितना, 0। तो बाबू अगर आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो मैं दिखाऊं, ये वाला ग्राफ ऐसे है, अंदर फील्ड 0 है, सरफेस पर जाकर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया है। तो यही तो ग्राफ अभी तुमने सीखा है। तो इस सवाल का तुम्हारा कौन सा आंसर बनेगा बाबू, सेकंड वाला। याद कर बेटा, अभी ये वाला ग्राफ नहीं सिखाया तुमको मैंने, ऐसे कि अंदर 0 होता है, यहाँ से आकर के बाबू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। चल बेटा आगे बढ़ जाते हैं। इसमें कह रहा है कि ये सवाल आपके CUET 2023 में आया हुआ है। क्या कहा है बाबू कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले पर 4 माइक्रोकूलाम का आवेश है और बिंदु B पर, तो बिंदु B पर क्या है बाबू, बिंदु B पर फील्ड 10 के पावर -7 है। तो बेटा पॉइंट B यही है ना, मान लो इसका डिस्टेंस कितना है R। तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, सर बाहर फार्मूला होता है KQ/R²। तो हे बेटा K कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड सवाल ने दिया 10 के पावर -7 के 9 × 10 की पावर 9। चार्ज कितना है बच्चा, 4 माइक्रोकूलाम, तो 4 × 10 के पावर -6 अपान क्या होगा बच्चा, R²। तो बाबू ध्यान दो, इसको यहाँ ले आओ, R² बराबर, तो 9 4 जा 36 होगा, और 9 में से 6 गया तो 10 के पावर बच गया 3। सही है बेटा। और बटा में क्या बचेगा, 10 के पावर -7 ऊपर जाएगा तो +7 होगा। तो R² बराबर 36, 10 के पावर क्या होगा 7 और 3 10। अगर रूट निकालोगे तो 36 का रूट 6 और 10 के पावर 10 का रूट क्या होगा, 10 के पावर 5। ठीक है बाबू, तो ये हो गया तुम्हारा कुछ ऐसे। ठीक है बाबू। अच्छा ये वैल्यू तुम्हारी बाबू कुछ ऐसे मिलने वाली है। हे बाबू देखो इसमें ना कुछ डाटा में शायद मुझे लग रहा है मिस हुआ है बाबू, है ना, वो डाटा में कुछ गड़बड़ी क्या हो रही है कि ये +7 होना चाहिए, ये +7 होना चाहिए। सॉरी क्या ही मिसटाइप कर दिए यार बाबू, ये वैल्यू तुम्हारी +7 होनी चाहिए, तो ये होगा तुम्हारा +7। तो ऊपर गया क्या होगा बाबू, तो 36 10 के पावर -7 होगा तो -4 बचेगा R²। तो R तुम्हें कितना मिला है बाबू, तो R मिलेगा 6 10 के पावर -2 मीटर। तो R कितना मिलेगा तुम्हें, R मिलेगा बेटा 6 सेंटीमीटर। तो मुझे बता बच्चा, ये पूरा डिस्टेंस तुम्हारा कितना है,
6 सेंटीमीटर, और जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो सवाल ने कहा है कितना बेटा, 5 सेंटीमीटर। तो अगर पूरा 6 है, अंदर वाला 5 है, तो ए बी कितना होगा, 6 में से 5 घटा दो तो ए बी का मान कितना हो जाएगा बेटा, 1 सेंटीमीटर। यानी जो डिस्टेंस तुम्हारा ए बी है उसकी वैल्यू तुम्हें कितनी मिलने वाली है बच्चा, 1 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। ये देखो, ये तो फार्मूला ही है, अभी क्या बताया है फार्मूला बोलो तो, 2 लैम्डा बटा, ऐसे बाबू ऐसे जरा बताया है ना कि लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना। अब इसको देखो कौन मैच कर रहा है, तो बाबू लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। चौथा मैंने कहा था कि इस सवालिया सीवीटी में पूछा है, 2023 में पूछा है, एज इट इज सीधे फार्मूला ही पूछ लिया है। मतलब जो बच्चा एक आध बार एनसीईआरटी देखा होगा या बोर्ड के लिए कभी रिवाइज किया होगा, वह मजाक में इस प्रश्न को हल कर ले जाएगा। बहुत तोप वाला प्रश्न नहीं रहा, बड़े आसान प्रश्नों की कैटेगरी में ये आ गया है। ठीक है बेटा, चलो इसमें तो कुछ दम ही नहीं रहा। चल बच्चा थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं बाबू। इसमें कह रहा है एक सर्कुलर लैमिना है, रेडियस आर, हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है बेटा, सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर लिखा है बेटा, सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डिस्टेंस पर, 2r डिस्टेंस पर। तो अभी मैंने बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाबू वो क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यह इस बात पर डिपेंड ही नहीं करता है कि कितनी दूरी पर गए हो, तो इसका जवाब तुम्हारा क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान देना, यहाँ पर r की वैल्यू बहुत बड़ी है इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, ठीक है ना। सवाल ने भले नहीं कहा पर r की वैल्यू काफ़ी बड़ी है, छोटे केस में ऐसा नहीं होगा, उसमें फर्क पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलो यहाँ समझ में आ गया बेटा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो बस आपके सीयूटी में इस वाले टर्म से इतने ही क्वेश्चंस आए थे और इनसे आपने काफ़ी सारे कंसेप्ट को सीखा है। आई होप आप बोर्ड में बहुत अच्छा कर पाओगे इन सारे कंसेप्ट से। ठीक है बेटा, तो लव यू ऑल। तब तक मेरे सारे बच्चे खुश रहें, मस्त रहें, खाएं पिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में जिसमें मैं आपको बताऊंगा इस पूरे चैप्टर से, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से, जो प्रीवियस ईयर पे बहुत सारे PYQs आए हैं, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं और ऐसे प्रॉब्लम्स जो बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं, इन सारे का डिस्कशन हम करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, लव यू।